नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा चाइना में स्टेट के द्वारा, पार्टी के द्वारा दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के बारे में। शी जिनपिंग ने एक रीसेंट मीटिंग में कॉमन प्रोस्पेरिटी के बारे में बार बार जिक्र किया था। कॉमन प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है और क्या इसके कारण चाइना के बिलियनर्स रिस्क पर हैं, चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या रही हैं कैपिटलिज्म को लेकर, इसकी मैं चर्चा करूंगा इस लेक्चर में। तो चाइना, जैसा कि आप जानते होंगे, कि एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन पिछले 50 सालों में चाइना ने अपनी पॉलिसीज में बड़े स्तर पर बदलाव किया है और माओ जेडोंग का जो ओरिजिनल कम्युनिज्म का सपना था उससे आगे बढ़ते हुए अब कैपिटलिज्म की तरफ पुश किया है। लेकिन रीसेंट स्पीचेस में, कुछ पार्टी के डॉक्यूमेंट्स में इस तरह के हमें संकेत मिले हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि चाइना अपने बिलियनर्स से शायद इतना खुश नहीं है और एक्सेसिव इनकम को कॉमन प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ाना चाहता है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर जरूर फॉलो कीजिए। मेरे जितने भी अपकमिंग प्लस कोर्सेज या स्पेशल क्लासेज हैं, वो जब भी क्लास होती है आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और इस लेक्चर का पीडीएफ आप पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। 17 अगस्त 2021 को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप ने एक संकेत दिया कि देश के अमीर लोग जो हैं वो शायद अब टारगेट किए जाएंगे। जो भी बहुत अमीर है, सुपर रिच है, बिलियनर्स हैं, उन्हें टारगेट किया जा सकता है। और इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं चाइना में, क्योंकि कई बड़ी इंटरनेट कंपनीज को, कई बड़ी टेक कंपनीज को चाइना की गवर्नमेंट ने टारगेट किया है और ये कहा गया है कि जो मोनोपोलीज चलाती हैं उन कंपनीज को क्रैकडाउन किया जाए। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो अलीबाबा या टेंसेंट जैसी जो कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशंस का जो फॉल हो रहा है वो आप मार्केट में देख सकते हैं। इस पर कुछ महीने पहले हमने भी एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। और ये जो अनाउंसमेंट है ये कहाँ पर हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमेटी होती है जिसको कहते हैं सेंट्रल कमेटी फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये चाइना की स्टेट पार्टी गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल कमेटी है और इसकी मीटिंग में ये अनाउंसमेंट्स किए गए थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि ऐसे कदम सरकार उठाएगी जो अत्यधिक इनकम्स को, एक्सेसिव इनकम को रोकने का काम करेंगे, टू कर्ब एक्सेसिव इनकम्स एंड प्रमोट कॉमन प्रोस्पेरिटी। कॉमन प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है? कॉमन यानी कि सामूहिक और प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि। तो सामूहिक समृद्धि बढ़े, इसके लिए एक्सेसिव इनकम्स को रोका जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? सीधा सा अर्थ तो इसका यही होता है कि जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा और लोगों के बीच में बांटा जाएगा। लेकिन आप कहेंगे ये तो ओरिजिनल कम्युनिज्म या सोशलिज्म है, तो बिल्कुल ये ओरिजिनल सोशलिज्म की ही बातें हैं और इसीलिए एक बहुत बड़ा स्टेप बैक देखा जा रहा है चाइनीज पॉलिसी में इसे। तो शी जिनपिंग का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था, उन्होंने अपनी स्पीच में कॉमन प्रोस्पेरिटी शब्द को बार बार यूज़ किया था, तो लोग इससे चाइना में थोड़े से डर गए हैं। तो कॉमन प्रोस्पेरिटी इन्होंने कहा कि एक ऐसा रिक्वायरमेंट है सोशलिज्म का, और क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज सोसाइटी की स्थापना कम्युनिज्म के बेसिस पर करी गई थी 1949 में, तो ये इनके पार्टी का अभिन्न हिस्सा रहेगा। अब एग्जैक्टली क्या कदम उठाए जाएंगे ये इन्होंने इस स्पीच में मेंशन नहीं किया है, लेकिन चाइना में हमेशा ऐसा ही होता है, पहले कुछ संकेत दिए जाते हैं कि पॉलिसी में चेंजेस होंगे और उसके बाद में स्पेसिफिक चेंजेस को करा जाता है। तो टैक्सेशन स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होने की पूरी संभावना है इस स्पीच के बाद में। इस मीटिंग की डिटेल्स जब कम्युनिस्ट पार्टी की वेबसाइट पर और उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आई तो उसमें ये लाइन लिखी गई थी जो मैंने यहाँ रेड में हाईलाइट करी है। रादर दैन बीइंग इगैलिटेरियन और हैविंग ओनली अ फ्यू पीपल प्रॉस्परस, कॉमन प्रोस्पेरिटी रेफर्स टू एफ्लुएंस शेयर्ड बाय एवरीवन बोथ इन मटेरियल एंड कल्चरल टर्म्स एंड शैल बी एडवांस्ड स्टेप बाय स्टेप। यानी कि सामूहिक समृद्धि जो है वो ज़्यादा बेहतर है इसके बजाय कि एक ही व्यक्ति या एक वर्ग के व्यक्ति ज़्यादा अमीर हों, और मटीरियल यानी कि पैसा और कल्चरल दोनों ही टर्म्स में इसको इम्प्लाई किया गया है और इसके लिए कदम दर कदम सरकार काम करेगी, ये बात भी यहाँ कही गई है। तो कॉमन प्रोस्पेरिटी ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एक आदर्श कम्युनिस्ट सोसाइटी में कभी भी कोई अमीर हो ही नहीं सकता है। एवरीबडी विल हैव इक्वल रिसोर्सेज, सबके पास बराबर पैसा, बराबर रिसोर्सेज होंगे और जो भी रिसोर्सेज हैं राज्य के, स्टेट के, वो आपस में डिवाइड करे जाएंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यही कम्युनिज्म होता है। इस तरह के सिस्टम को अपनाने की कोशिश दुनिया में बहुत बार कई देशों ने करी है, लेकिन अल्टीमेटली ये सिस्टम सोवियत यूनियन जैसे देशों में फेल हो गया और चाइना ने इस सिस्टम को काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। तो एक आदर्श सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई बिलियनर हो ही नहीं सकता है। देयर कैन बी नो बिलियनर्स, कोई अमीर सुपर रिच व्यक्ति नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो सकता है। अगर वेल्थ या रिसोर्सेज किसी एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो सिस्टम कम्युनिज्म नहीं है, दैट इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब कम्युनिज्म या सोशलिज्म कभी भी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज में काम नहीं कर सकता। एक ऐसा समाज जो पूंजीवाद पर चलता है और जहां पर डेमोक्रेसी है, ये एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन बताते हैं कम्युनिस्ट इसको। कारण कि अमीर देशों में अमीर लोग
अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को चुनाव में खड़ा करेंगे, उनके कैंपेन को पैसा देंगे जिससे वो ज़्यादा पब्लिसिटी कर सकें और इससे लोग उनसे इंप्रेस होकर उन्हें वोट देंगे। तो ऐसे में जो अमीर व्यक्ति चाहेगा उसे वो जिताकर इलेक्शन में उसको देश को लीड करने के लिए आगे कर देगा, और ऐसे लोग जो चुने हुए लोगों के द्वारा चुने हुए नेता हैं वो जनता के लिए नहीं बल्कि उन अमीर लोगों के लिए या अमीर कंपनीज के लिए काम करेंगे। तो इसका उदाहरण दुनिया में कई डेमोक्रेसीज में देखा जा सकता है, जैसे कि यूएसए में कई बिलियनर्स अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को पैसा देते हैं, कैंपेन फंडिंग देते हैं। ना केवल यूएसए बल्कि कई कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज में आप इसको देख सकते हो। इनफैक्ट भारत में भी डेमोक्रेसी में फंडिंग होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, यहाँ पर इलेक्शन बॉन्ड्स के माध्यम से होता है। वो एक अलग पूरा टॉपिक है, हमने इलेक्शन बॉन्ड्स को भी कवर किया है, उस लेक्चर को आप पाथफाइंडर पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर चाइना ने इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया है। माओ जेडोंग और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का यह मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़नी ही नहीं चाहिए, ताकि कल को ऐसा ना हो कि अमीर लोग अपने नुमाइंदों को नॉमिनेट करवाएं, उनको चुनाव जिता दें। तो माओ जेडोंग की पॉलिसी क्या थी कि बिल्कुल भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सबको बराबरी का दर्जा होना चाहिए समाज में आर्थिक स्तर पर। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आती है, 1950s में ही दिक्कत आनी शुरू हो गई। चाइना के बनने के 10 साल के अंदर अंदर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी स्लो थी कि उन्हें बड़े बड़े स्टेप्स उठाने पड़े, जैसे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। चाइना में कोई मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी और कैपिटल नहीं था। मॉडर्न इंडस्ट्री आएगी कहां से, जब वहां पर पूंजी होगी। पूंजी के बिना पूंजीवाद पॉसिबल नहीं है। तो इस कैपिटल की कमी के कारण चाइना आगे नहीं बढ़ पा रहा था, चाहे सोवियत यूनियन ने उनकी कितनी भी मदद करी हो। लेकिन 60s तक चाइना की इकोनॉमी की हालत काफी खराब हो गई थी। 1970s में स्थिति बदलती है जब 1976 में माओ जेडोंग की मृत्यु हुई। उसके बाद डेंग जियाओपिंग बनते हैं नए लीडर चाइना के। और डेंग जियाओपिंग हालांकि माओ के साथी थे, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा इनका रोल था, लेकिन इन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला, चाइना की पॉलिसीज को बदला, एंड एज द लीडर ऑफ चाइना इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की पॉलिसी को लागू किया। तो दक्षिणी चाइना के कई शहरों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, और इन शहरों में जो SEZ सेज वाले जो सिटीज हैं, बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की देखी गई। इन शहरों में रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। जो गांव जैसे जो जिस एरिया में गांव था कुछ साल पहले, वो आज एक बड़ा मेट्रोपोलिस बन गया। इसका बेस्ट एग्जांपल शेंजन है। तो शेंजन वो शहर है दक्षिणी चाइना में, हांगकांग के पास, जहां दुनिया की ज्यादातर बड़ी मोबाइल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। 1979 में शेंजन 30,000 की आबादी वाला एक छोटा कस्बा था। आज शेंजन की आबादी लगभग 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। केवल 25 साल के अंदर इतनी ग्रोथ हो गई। अब तो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है यहाँ की आबादी। और शेंजन हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। एक छोटे से गांव से या एक कस्बे से एक मेट्रोपोलिस का सफर इसने केवल चंद दशकों में तय कर लिया, जो दुनिया में और कहीं नहीं देखा गया है। और चाइनीज कैपिटलिज्म इस तरह से शुरू हुआ, धीरे धीरे सेज से आगे बढ़कर अन्य शहरों में भी कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को लागू किया जाता है। कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स यहाँ डेवलप होते हैं। और चाइना में एक बहुत बड़ा स्टेप था 1990 में वेस्टर्न कंपनीज की एंट्री। तो पश्चिमी देशों के ब्रांड्स को चाइना में इस तरह के शोरूम्स खोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1990 में इन्हें अलाउ किया गया। और उसके बाद से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि गुची के शोरूम के ऊपर आपको एक हैमर और सिकल, यानी कि जो कम्युनिज्म का एक ट्रेडिशनल सिंबल है, वो देखने को मिलेगा। तो ये दुनिया में और कहीं नहीं देखोगे आप। तो चाइना में कैपिटलिज्म भी है, लेकिन सरकार ऑफिशियली कम्युनिज्म में मानती है। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस चाइना भी अब एक कैपिटलिस्ट देश ही बन गया है, खास करके पिछले 30 सालों में। तो फिर अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि चाइना की सरकार इस पॉलिसी को रिवर्स करना चाह रही है। देखिए, चाइना में आर्थिक तरक्की के साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ती गई है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ राज्य, कुछ दक्षिणी शहर बहुत अमीर हो गए हैं, वहाँ पर लिविंग कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है, रहने की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब यंग पेरेंट्स वहाँ पर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकते, उन्हें स्कूल भेजने का पैसा नहीं है। और इसके कारण चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी धीमी पड़ गई, और उसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज चली थी। 2020 में सेंसस का डेटा फज किया गया था। तो कुल मिलाकर जो चाइना की आबादी है उस पर तक असर आएगा इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो सभी के लिए परेशानी का सबब है। आप इस पर एक लेक्चर बनाया था मैंने, इसे जरूर देखिएगा, चाइनाज पॉपुलेशन श्रिंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स। तो अब शी जिनपिंग का कहना है कि इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए कॉमन प्रॉस्पेरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, जिससे पार्टी का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो पूरा हो जाएगा। पार्टी को, चाइना की सरकार का पहले 100 साल का यानी फर्स्ट सेंटेनरी का गोल था कि देश में गरीबी खत्म हो जाए। और अकॉर्डिंग टू द चाइनीज गवर्नमेंट डेटा, देश में एब्सोल्यूट पॉवर्टी खत्म हो चुकी है। यानी कि अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है चाइना में सरकार के अकॉर्डिंग जिसके पास खाने पीने के भी पैसे ना हो और वो अपना बेसिक जीवन बसर ना कर सके। तो इनका पहला गोल पूरा हो चुका है। अब सेकंड गोल इनका क्या है कि कॉमन प्रॉस्पेरिटी, सामूहिक समृद्धि हो। तो इसका मतलब है कि अब केवल 30 साल के आसपास बचे हैं, नॉट इवन 30, दैट्स जस्ट 28 ईयर्स लेफ्ट। जो एक देश की एज में आप देखोगे बहुत लंबा समय नहीं होता, इट्स अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो इसमें ड्रास्टिक चेंजेस शायद इकोनॉमी में देखे जा सकते हैं।
तो इसी मीटिंग में जहां पर ये सभी बातें कही गई, यहाँ कहा गया था कि एक साइंटिफिक पब्लिक पॉलिसी सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिससे ये रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, जिससे कि ये कॉमन प्रॉस्पेरिटी अचीव करी जा सके। इसके लिए एक पॉलिसी लाई जाएगी, इसके बारे में बिल्कुल संकेत दिए गए हैं। तो ये उस मीटिंग की डिटेल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो इसमें कहा गया है कि रिफॉर्म एंड ओपनिंग पीरियड चाइना का जो था उसमें कई सारे बदलाव देखे गए, पॉजिटिव, नेगेटिव। आई थिंक नेगेटिव जो है ये कहना चाह रहे थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड या कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में। और उस समय ये रियलाइज़ किया सरकार ने, डेंग जाओपिंग ने, कि पॉवर्टी इज़ नॉट सोशलिज्म और कुछ लोगों को या कुछ क्षेत्रों को पहले अमीर होने देना पड़ेगा। चाइना की पार्टी का जो 18th पार्टी कांग्रेस हुआ था 2012 में, उसमें पार्टी ने कहा था कि कॉमन प्रॉस्पेरिटी पर फोकस रहेगा। तो पहली बार ये जिक्र उस समय ही आ गया था, लेकिन उस समय इतना प्रोमिनेंटली इसको जिक्र नहीं किया गया था, और अब 2021 में बार बार इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जो एनालिस्ट हैं चाइना को जो डिटेल में स्टडी करते हैं, उन लोगों ने कई एडिटोरियल्स लिखे हैं इस पर, और उनका ये कहना है कि दिस क्लियरली सजेस्ट कि चाइनीज गवर्नमेंट बड़ी कंपनीज पर या बिलियनर्स पर क्रैकडाउन करने वाली है। क्योंकि इस मीटिंग स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? इंप्लीमेंटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्ट्रिक्ट गवर्नेंस अक्रॉस द बोर्ड। तो स्ट्रिक्ट गवर्नेंस का मतलब यही है कि क्रैकडाउन टू एनहांस द सुपरवाइजरी कैपेसिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि देश की सरकार जो फाइनेंशियल सिस्टम की देखरेख करती है वो अपना सुपरवाइजरी रोल बढ़ा दे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो सुपरविजन सरकार का मिनिमम होता है, यहां पर सुपरविजन बढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो 2020-21 में पिछले कुछ महीनों से क्रैकडाउन देखा जा रहा है टेक कंपनीज पर, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और प्रोबेबली दूसरे सेक्टर्स में भी अब ये क्रैकडाउन स्टार्ट हो सकता है। तो जिनको इस टेक क्रैकडाउन के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं, पिछले कई हफ्तों से, कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी चाइनीज टेक कंपनीज हैं उनके शेयर मार्केट में प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिटिव रूल्स, कुछ कॉम्पिटिशन रूल्स जारी किए हैं। तो इसके तहत मोनोपोलीज को रोका जाएगा और जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको भी रोका जाएगा। तो इससे कई बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियां विच आर प्रैक्टिकली मोनोपोलीज इन देयर ओन सेक्टर्स, उनके बिजनेस पर बहुत असर पड़ा है। तो शी जिनपिंग ने 4 पिलर्स ऑफ रेगुलेशन लॉन्च किए थे। चाइनीज बिग टेक को इससे काफ़ी असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जो गिग इकोनॉमी वर्कर्स हैं, जैसे कि उबर ड्राइवर्स, उनकी राइट्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, बचाव किया जाए, और जो बिग टेक है, यानी कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनके रूल्स को थोड़ा सा क्रैकडाउन किया जाए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो देखो, इम्पैक्ट यही है कि सबसे पहले तो शेयर मार्केट में इन कंपनीज के प्राइसेस गिर गए। टेंसेंट, जो कि एक चाइनीज ड्रीम कंपनी है, इससे बेहतर किसी चाइनीज कंपनी ने शायद परफॉर्म नहीं किया होगा पिछले 2 दशकों में। टेंसेंट पहली बार लॉस बता रहा है अपने क्वार्टर, जो Q1 इनका गया है उसमें Q1 में इन्होंने लॉस शो किया है, 19% लॉस, विच इज़ हिस्टोरिक। पिछले 10 साल में टेंसेंट को कभी लॉस नहीं हुआ है, जो कि एक इतनी बड़ी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और न केवल चाइना में बल्कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी चाइनीज टेक कंपनीज के शेयर्स लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। तो ये जो क्रैकडाउन है ये न केवल टेक बल्कि अन्य सेक्टर्स पे भी जा सकता है। अभी तक इन्होंने टेक सेक्टर्स और खास करके एडटेक कंपनीज पर भी काफ़ी क्रैकडाउन किया है और हेल्थ केयर कंपनीज पर भी किया है। तो अब धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स की तरफ ये बढ़ना चाहेंगे। एक लेटेस्ट एग्जांपल इसका ये था कि जुलाई 2021 में टेंसेंट कंपनी को ये कहा गया कि जो आप 2 गेमिंग स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स को मर्ज कर रहे हो वो मत करो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था टेंसेंट का, इसको रोक दिया गया। कुछ एक्सक्लूसिव म्यूजिक राइट्स थे उनको रोक दिया गया। और जितना भी कंटेंट है, जो लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट है, उसमें किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं होगी, इसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए हैं। तो कई सारे डिजिटल गेम्स जिनका नाम ही ऐसा था, स्पिरिचुअल ओपियम, यानी ओपियम क्या होता है? अफीम, नशा। तो इस तरह के नशा के रेफरेंस वाले या इस तरह की चीज़ों को अब प्लेटफॉर्म से, ऐप स्टोर्स वगैरह से हटाया जा रहा है। तो इस तरह का क्रैकडाउन चाइनीज गवर्नमेंट कर रही है। आप लोगों का क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये एक रिटर्न है सोशलिज्म की तरफ? इज इट अ रोल बैक टुवर्ड्स सोशलिज्म? क्या ये सक्सेसफुल रहेगा या फिर चाइनीज गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती कर रही है, एक हिस्टोरिक मिस्टेक कर रही है? व्हाट डू यू थिंक? एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में मेंस आंसर लिख रहे हो आप, इस तरह से सोचकर 5 लाइन में अपना आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताइए। जो सबसे बेहतरीन कमेंट्स होंगे उनको मैं लाइक या उनको रिप्लाई भी करूंगा। अब इस लेक्चर का पीडीएफ आप पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर देख लेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। इनकी क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए। स्पेशल क्लासेस आर फ्री फॉर एवरीवन। आज शाम को मेरी स्पेशल क्लास होने वाली है शाम 7 बजे, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, उस पर मैं क्लास लेने वाला हूँ। अब अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो 2023 या 24 की तैयारी कर रहा है और एक गाइडेड स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप कोर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो प्लस या आइकॉनिक में से कोई एक कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी कोर्सेज में आपको महिपाल कोड यूज़ करने पर 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा। और ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है
उस पर आपको अभी 50,000 रुपीज़ में ये पूरा अवेलेबल होगा, जिसमें बहुत सारे अन्य फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि बुक्स नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, एक्सटेंडेड वैलिडिटी, और EMI ऑप्शन पर भी आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए और याद रखिए ये कोड यूज़ नहीं करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो गो फॉर दैट सब्सक्रिप्शन इफ़ यू वांट। अगर आप प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 60 डेज सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो सब्जेक्ट्स आपके वीक रह गए उनको आप तैयार कर सकते हैं। मेरे जो अपकमिंग प्लस कोर्सेज हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन एनी प्लस कोर्स, बट दिस विल बी द बेनिफिट अगर आप 60 डेज का कोर्स ज्वाइन करते हैं, और इसका ये प्राइस यहाँ पर रहेगा। प्लेटफॉर्म पर 3 फ्री टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी, इनको ज्वाइन कीजिए, इनमें डेली क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा और कॉम्बैट में बेहतरीन रैंक ला पाएंगे। नेक्स्ट संडे कॉम्बैट होने वाला है 11 बजे फिर से, और कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।